आई एम साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं द असेंडिंग स्टेप्स। हम लोगों ने क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट ख़त्म कर लिया था और आज हम चलेंगे हमारे चैप्टर 2 की तरफ, जो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का जिक्र आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर में भी था। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा था, यानी पावर शेयरिंग का अलग अलग रूप पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पावर शेयरिंग का एक तरीका वर्टिकली भी होता है, पावर शेयरिंग का एक वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी होता है तरीका, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के बीच में पावर का शेयरिंग होता है। तो आज हम उसी टॉपिक को डिटेल में अपने इस चैप्टर के थ्रू समझेंगे। तो आइए चलते हैं। हम लोगों ने वर्टिकल डिवीजन के ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में होता है, ठीक है, के बीच होता है, और ये पावर शेयरिंग का एक मेजर फॉर्म है। आज के डेमोक्रेसीज में हम लोग पावर शेयरिंग की इस फॉर्म पे मेनली फोकस करेंगे इस चैप्टर में, और फेडरलिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फेडरलिज्म इन जनरल टर्म्स। हम लोग पहले फेडरलिज्म का मतलब समझेंगे अच्छे से डिटेल में, और फिर रेस्ट ऑफ द चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि फेडरलिज्म का जो थ्योरी है और फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है इंडिया में, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग एनालिसिस भी करेंगे फेडरलिज्म का, पॉलिसीज और पॉलिटिक्स डेट हैज स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। हम इंडिया में जो पॉलिसीज और जो पॉलिटिक्स है जिससे फेडरलिज्म और मजबूत होती है, उसका डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर के अंत में हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि फेडरलिज्म का एक थर्ड और न्यू टाइप आया है, ठीक है। तो हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और समझते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म आखिर है क्या। तो फेडरलिज्म को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेट अस गो गेट बैक टू द कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी पे वापस से चलेंगे, जो कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था। आप लोग रिकॉल कीजिए कि बेल्जियम में वन ऑफ द key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. बेल्जियम में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे, उसमें एक काम मेन किया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी उनको रिड्यूस करके पावर किसको दे दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिया गया था, रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया था। अगर आप लोगों ने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी नहीं पढ़ी है, नहीं पता है आपको, तो आप लोग प्लीज़ मेरा पीछे वाला वीडियो जो है पावर शेयरिंग चैप्टर 1, उसको जाकर देखिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। रीजनल गवर्नमेंट्स जो है वो बेल्जियम में पहले से भी थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स। उनके पास कुछ रोल्स थे, उनका कुछ रोल था और उनके पास कुछ पावर्स भी थे। बट ऑल दिस पावर्स वे आर गिवन टू दिस गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये पावर्स क्या थी, पावर्स दी जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इनसे ये पावर्स ले सकती थी, बेल्जियम की रीजनल गवर्नमेंट से। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 में बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव हुआ। वो बदलाव क्या था, वही बदलाव था कि स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर को स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। was that regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. बदलाव क्या कहता था कि रीजनल गवर्नमेंट्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ पावर्स दे दी जाए ताकि जो रीजनल गवर्नमेंट है अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना हो। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसी तरह बेल्जियम क्या होता है कि एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो जाता है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के साथ। तो आप हम लोग इस चैप्टर में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी देखेंगे और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी डिटेल में देखेंगे। नाउ द बुक सेज दैट श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज ए यूनिटरी सिस्टम। श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका एक यूनिटरी सिस्टम बन के रह गया, वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स।
यूनिटरी सिस्टम बन के रह गया, जहाँ कि नेशनल गवर्नमेंट के पास, यानी जो सेंट्रल एक गवर्नमेंट थी उसके पास ही सारे पावर्स थे। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम। जो तमिल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका भी फेडरल सिस्टम अपनाए और अपना ये जो यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें जब एक नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर एकोमोडेटेड हो एक ही गवर्नमेंट के पास, तो उसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। और फेडरल गवर्नमेंट का आइडिया आपको इससे लग गया होगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। वह चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो है वो डिवाइड हो जाए बेसिकली एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, यानी कि सेंटर में एक गवर्नमेंट हो उसमें, और छोटे छोटे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, छोटे छोटे जो इकाई है कंट्री की, छोटे छोटे जो अलग अलग यूनिट्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादातर फेडरेशन में 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। वन इज गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। एक जो होता है वो पूरे कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होती है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कुछ नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डिफेंस हुआ, तो इस सब चीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है कौन? जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी रहती है, जो इंटायर कंट्री के लिए होती है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। जो दूसरी लेवल होती है वो प्रांतीय या फिर स्टेट में होती है, जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का देखती है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो रोज़ का जो प्रशासन होता है उसको देखती है स्टेट के। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये दोनों जो लेवल होती है गवर्नमेंट की, ये एक दूसरे से अलग होकर इंडिपेंडेंटली अपने पावर का इंजॉयमेंट करती है। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का जहाँ पावर का डिवीज़न हो अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के। जनरली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, एक जो इंटायर कंट्री के लिए हो और एक जो स्टेट लेवल पे हो या फिर प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट हो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। यहाँ पे मैप में उन सारी कंट्रीज को दिखाया गया है जहाँ पे फेडरेशन है, फेडरल पॉलिटिकल ऑर्डर। ये रेड कलर से जितनी भी कंट्रीज मार्क है वो उनके उसमें जो है फेडरल सिस्टम बनाया गया है। ऐसी कितनी कंट्रीज हैं? 25, ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्री। वर्ल्ड की 193 कंट्रीज में से केवल 25 कंट्रीज जो है वो फेडरेशन को अडॉप्ट किए हैं, और इनके जो सिटीजन्स हैं वो टोटल मिला के वर्ल्ड के 40% पॉपुलेशन है। आगे हम लोग चलेंगे, फेडरेशन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। इस संदर्भ में फेडरेशन को यूनिटरी गवर्नमेंट के साथ कंट्रास्ट किया जाता है, मतलब कि यूनिटरी गवर्नमेंट फेडरेशन गवर्नमेंट एक दूसरे का अपोजिट है अंडर द यूनिटरी सिस्टम। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इसी चैप्टर में हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में क्या पढ़ेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है? आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो सिर्फ गवर्नमेंट का एक लेवल होता है या फिर सबऑर्डिनेट यूनिट्स तो होते हैं, लेकिन वो सब भी क्या होते हैं कि वो सब गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके अधीन होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो लोकल गवर्नमेंट से है, जो प्रांतीय सरकार है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसको कोई भी ऑर्डर फॉलो करने के लिए कह सकती है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। बट इन अ फेडरेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। फेडरेशन में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं देती है। स्टेट गवर्नमेंट्स
has powers of its own for which it is not answerable to the central government. स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की कुछ पावर्स होती हैं जिसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना उसको ज़रूरी नहीं होता है. बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल. दोनों ही गवर्नमेंट जनता जाहिर है कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में लोगों के पास तो ये राइट होता ही है कि लोग जो जितने भी गवर्नमेंट आएंगी वो क्या होंगी, लोग से अकाउंटेबल होंगी, लोगों को आंसरेबल होंगी. तो ये दोनों जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो ना सेपरेटली लोगों के लिए आंसरेबल होती हैं. एक फेडरल गवर्नमेंट. नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब फेडरलिज्म है तो उसका कुछ फीचर्स होगा, कुछ बेसिक फीचर्स होगा, तभी हम कहेंगे कि कंट्री फेडरल है. तो क्या क्या ऐसी बातें हैं जो अगर एक कंट्री में होंगी तो वह कंट्री फेडरल कहलाएगा. तो आइए चलते हैं उन बातों को डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का 2 या 2 से अधिक लेवल होगा. पॉइंट नंबर 2, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन. हर एक गवर्नमेंट का जो लेवल होता है वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है, सेम सिटीजन पे रूल करती है. लेकिन हर टायर का अपना जुरिस्डिक्शन होता है, एक काम करने का एक अपना क्षेत्रफल डिसाइडेड होता है, एक सब्जेक्ट डिसाइडेड होता है कि वो इसी सब्जेक्ट पे रूल बनाएंगी, इसी सब्जेक्ट को देखेगी और इस एरिया में देखेगी. इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों मैटर पे इन लोगों का जुरिस्डिक्शन तय होता है. Number 3, the jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. ये जो jurisdiction है यानी ये जो स्पेसिफाइड एरिया है कि कोई भी गवर्नमेंट किस मैटर पे, किस इश्यूज पे लॉ बनाएंगी और क्या कौन सा एरिया को गवर्न करेंगी. तो ये जो एरियाज है, जुरिस्डिक्शन है, इसको अच्छे से स्पेसिफाई किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. हर एक फेडरल कंट्री जहाँ फेडरेशन होगा वहाँ पे इन जो जुरिस्डिक्शंस हैं उनको स्पेसिफाई किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में. सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ इच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड. इसीलिए हर एक टायर का एग्जिस्टेंस यानी हर एक टायर का होना और उसकी अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Number 4, the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. गवर्नमेंट की कोई भी एक लेवल, जो फंडामेंटल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान, उसकी कोई फंडामेंटल रूल को नहीं चेंज कर सकती कोई भी एक लेवल. Such changes require the consent of both the levels of government. ऐसी चेंजेस करने के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक लेवल जो इंटायर कंट्री के लिए और दूसरा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है तो या फिर रीजनल गवर्नमेंट है तो इन दोनों का कंसेंट चाहिए होता है ताकि कोई भी प्रोविज़न जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज हो सके. नंबर 5, courts have the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of the government. courts के पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरह से वो इंटरप्रेट करे और गवर्नमेंट के पावर्स को भी अलग अलग तरीके से वो इंटरप्रेट करे. द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स. अगर कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, मतलब कि अगर कोई भी विवाद होता है तो कोर्ट जो है वो अंपायर का काम करता है, यानी कोर्ट जो है निर्णय लेता है कि अब आगे क्या. पॉइंट नंबर 6 इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. हर एक लेवल को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है यानी कि वो लोग पैसा कहाँ से लेंगे, उनको कितना पैसा आएगा, ये सब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है. सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर इच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. पॉइंट नंबर नेक्स्ट,
दैट इज पॉइंट नंबर 7. ए फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स. तो फेडरल सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने देखा कि फेडरल सिस्टम में 2 टायर होना चाहिए गवर्नमेंट का. फेडरल सिस्टम में कोर्ट्स जो है वो अंपायर की तरह काम करता है अगर 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट में डिस्प्यूट राइज हो. फेडरल सिस्टम में जो पावर्स है वो लिखे हुए हैं दोनों टायर के. तो फेडरल सिस्टम बेसिकली, फेडरल सिस्टम के बारे में अभी तक हम लोगों ने समझा कि कंट्री का फेडरल सिस्टम कहलाएगी, क्या फीचर्स है फेडरल से. तो उसका 7वां फीचर क्या कहता है कि फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 काम है मेन. पहला कि टू सेफगार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. पहला चीज जो फेडरल सिस्टम से होता है कि कंट्री की यूनिटी को का हम लोग रक्षा करते हैं, कंट्री की यूनिटी को हम लोग प्रमोट करते हैं इससे. वाइल एट द सेम टाइम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. और दूसरा काम क्या होता है कि रीजनली जो हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है उसको हम लोग साथ लेके चलते हैं, उसको एक स्थान देते हैं अपने कंट्री में. Therefore, 2 aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of the agreement. इसलिए 2 जो मेन एस्पेक्ट्स है वो पावर शेयरिंग फेडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला कि अलग अलग लेवल्स की जो गवर्नमेंट है उनको कुछ बेसिक रूल्स पे एग्री करना चाहिए. मैं भी ये रूल फॉलो करूंगा, तुम भी ये रूल फॉलो करो. दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट डैट इच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. और उनको ये रूल फॉलो करने पे जब वो एग्री हो जाते हैं तो उनको एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला रूल जो है वो फॉलो होगा बाय द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एन आइडियल फेडरेशन हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर. एक आइडियल जो फेडरेशन होता है, एक अच्छा फेडरल सिस्टम वही कहलाता है जहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक दूसरे पे लोग विश्वास करते हो, एक दूसरे पे विश्वास हो. और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर जहाँ पे लोग जो है एक दूसरे के साथ रहने का मन बना चुके हों. ठीक है. The exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to other. पावर का जो बैलेंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो जरूरी नहीं है सारे फेडरेशन में सेम हो, किसी फेडरेशन में कुछ भी अलग अलग हो सकता है. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड. अब ये जो बैलेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये फेडरेशन बनी कैसे है. फेडरेशन बनी कैसे है का मतलब है कि 2 टाइप से फेडरेशन बन सकती है. फेडरेशन 2 टाइप से बन सकती है. पहला कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड. 2 रास्ते हैं फेडरेशन बनाने के. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनियन. पहला जो रास्ता है वो ये है कि अलग अलग स्टेट्स जो अलग अलग जो कंट्रीज है स्टेट है वो क्या करें खुद आए और बोले कि हम सब साथ मिल जाते हैं ताकि हम एक बड़े यूनिट की तरह काम कर सके, एक अच्छे यूनिट की तरह काम कर सके, एक कंट्री टाइप का बिहेव कर सके. सो डैट बाय पुलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी, ताकि हम लोगों के कंट्री को एक आइडेंटिटी मिले, एक पहचान मिले. सपोज बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री है तो वो लोग क्या करेंगे एक दूसरे के साथ आ जाएंगे और मिलकर एक बड़ा देश का निर्माण करेंगे, बड़ी फेडरेशन का निर्माण करेंगे ताकि उनकी कंट्री की जो आइडेंटिटी है वो और मजबूत हो जाए. दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, और उनका जो सिक्योरिटी है सिक्योरिटी पर्पज से वो लोग और भी मजबूत हो जाए. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसको क्या कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब स्टेट्स खुद आकर मिल रहे हैं. कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड इसके कुछ कौन कौन से एग्जाम्पल है. यूएसए कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है. स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. आपको एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या होता है जब स्टेट्स खुद आकर बोले कि वी विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, और इससे हम लोग क्या होगा कंट्री की सॉवरेनिटी मजबूत होगी. सॉवरेनिटी मजबूत करने के लिए, आइडेंटिटी मजबूत करने के लिए और सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए जब बहुत सारी कंट्रीज मिल जाए और एक फेडरेशन बना ले उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया. In the first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government.
ऐसे फेडरेशन में क्या होता है कि जो सारे जो यूनिट्स हैं उनके पास इक्वल पावर होता है, और वो फेडरल गवर्नमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करता है। The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and national government. एक दूसरा टाइप का भी फेडरेशन होता है जो क्या कहता है कि जब एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि वो अपने पावर को, बहुत बड़ी कंट्री है, वो क्या करेगी, वो डिसाइड करेगी कि अपने छोटे छोटे यूनिट्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, तो उसको क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक बड़ी कंट्री जब अपने पावर को डिवाइड कर दे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो क्या हो जाएगी, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन द सेकेंड कैटेगरी, ये जो सेकेंड कैटेगरी है यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, उसमें द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विच द स्टेट्स। इसमें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे जो यूनिट्स है उसमें उसकी जो पावर्स है वो इक्वल हो, इसमें पावर जो है वो अनइक्वल भी होते हैं। सम यूनिट्स हैव आर गारंटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर्स भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या ऐसी चीज़ है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप लोग ये भी पूछ सकते हैं अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।